हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज का आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 शुरू करने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी सूचनाएं देना चाहेंगे। वो ज़रूरी सूचनाएं हम आपको इससे पहले भी दे चुके हैं और उन सूचनाओं के अंतर्गत हम आपको सिर्फ कुछ ही बातें बताना चाहते हैं कि जो आप ये इजी नोट पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन सब मिला के लगभग 200 से 250 एमसीक्यूज हैं इसमें, ठीक। और इसमें जो भी कुछ है वो चैप्टर वाइज है, ना कि जो एनईपी 2020 आपके अकॉर्डिंग सिलेबस है ना उसके अनुसार है, यानी कि यूनिट वाइज नहीं दिया हुआ है। तो हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे, समझिएगा बात को, पीजी पॉइंट एप्लीकेशन पे पीडीएफ कोर्स इसी सब्जेक्ट का आपका लॉन्च हो चुका है, ठीक। जिसके अंदर हमने आपको पहले भी बताया है 600 से ज़्यादा है एमसीक्यूज मिलेंगे, सब कुछ हैंड रिटन यूनिट वाइज होगा, ठीक। उसके साथ में 50 से ज़्यादा आपके क्या होंगे, समझिएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक। उसके बाद में आपके 30 से ज़्यादा क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ठीक। उसके बाद में ये जो सब कुछ होगा वो सब कुछ आपका कैसा होगा, यूनिट वाइज होगा। और आपको यूनिट वाइज सारी थ्योरी मिलेगी नई नीति के अनुसार, जो आपका सिलेबस है वो। साथ में आपको 2018 से लेकर के 21 तक सारे पेपर मिलेंगे, एक मॉडल पेपर मिलेगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस। इतना कुछ आपको इस पीडीएफ कोर्स के अंतर्गत मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक। तो एक बार फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, जिन बच्चों ने अभी तक ये पीडीएफ कोर्स नहीं लिया है, जा करके पीडीएफ कोर्स ले लेना है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ओके, आ गई है तो इट्स वेल एंड गुड। और जिन्होंने ले लिया है वो भैया अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जिन्होंने नहीं लिया है उनसे हमारी एक सिर्फ रिक्वेस्ट ही मात्र है कि ले लें, ठीक है, ताकि आपको नोट्स वोट्स बनाने का झंझट ही ना रखना पड़े, है ना। नेक्स्ट देखो, अब आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लोग निर्देशन एवं परामर्श के उपकरण एवं प्रविधियों से संबंधित क्या कर रहे होंगे, मैराथन क्लास कर रहे होंगे। मैम मैराथन क्यों नाम दिया इसको? हमने कहा क्योंकि आज हम लोग करेंगे पूरे 150 से ज़्यादा प्रश्न, 150 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, ठीक। स्पीड मेंटेन करके चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाए, ठीक। आज आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, क्या है भैया, कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को, समझिएगा, बुद्धि के को गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता माना है? थॉर्नडाइक ने, एबिंगहास ने, दोनों ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 1। जो बच्चे कह रहे हैं दोनों ने, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है? टर्मन के अनुसार, गैरेट के अनुसार, दोनों के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करो, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। वेरी गुड, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी दोनों, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? टर्मन ने, वेल्स ने, एबिंगहास ने, या फिर विलियम स्टर्न ने? कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। प्रश्न संख्या 3 बताइए, जल्दी से बताओ भैया। एक बार सेशन को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। टर्मन ने अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये बात कही है, बुद्धि की परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है? हस्बैंड के अनुसार, ठीक, वेस्लर के अनुसार, दोनों के अनुसार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 4 बताइए। तो निम्नलिखित में से किन मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के अनुसार, हस्बैंड और वेस्लर। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, विक्टोरिया हेजल्ट ने, या फिर स्टेफेंस और ब्राउन ने, या फिर स्पीयरमैन ने? प्रश्न संख्या 5 बताइए।
यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं विक्टोरिया हैजल्ड, उनका एकदम सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? थॉर्नडाइक बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है? एक शक्ति का सिद्धांत, द्वय शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत या फिर बहुशक्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहुशक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पे। बुद्धि की प्रकृति के विषय में बहुशक्ति सिद्धांत के समर्थक निम्न में से कौन है? विक्टोरिया हैजल्ड, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टेफेंस और ब्राउन। कौन है? क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन जो है ना सिद्धांत वाला, ये यूनिट 5 में था। अब यूनिट 5 इस बार हटा दी गई, लेकिन अब इजी नोट में दिया तो कर लो एक बार, है ना। तो 7th का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, बुद्धि की प्रकृति के विषय में द्वय शक्ति सिद्धांत निम्न में से उपस्थित किया किसने? स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, विक्टोरिया हैजल्ड ने, स्टेफेंस और ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं स्पीयरमैन, उनका एकदम सही हो जाएगा। इसके साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार्ल्स स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं? एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, द्विशक्ति सिद्धांत या फिर बहुशक्ति सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो बच्चा कह रहा है द्वय शक्ति सिद्धांत, उनका एकदम सही हो जाएगा। बुद्धि के एक शक्ति सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की योग्यता निम्न में से कैसी है? अनेक, कई, दो या फिर अकेली। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, अकेली, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि के दो मात्रक मानता है? द्वय शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या फिर एक शक्ति सिद्धांत। प्रश्न संख्या 11। तो कौन सा सिद्धांत बुद्धि के दो कारक मानते हैं? तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, द्वय शक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, निम्न में से कौन सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? एक शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, द्वय शक्ति सिद्धांत। प्रश्न संख्या 12 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है? तो विविध शक्ति सिद्धांत मानता है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्न प्रकारों में से कौन सी सब में मिलती है? विशिष्ट बुद्धि, सामान्य बुद्धि, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के सामान्य बुद्धि, बताइए। सामान्य बुद्धि सब में मिलती, ठीक। कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करता है? भाई, सामान्य बुद्धि पर, विशिष्ट बुद्धि पर, दोनों पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया लाइक कर दो। और एंड में ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो 14th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन बी, जो बच्चा कह रहा है उसका एकदम सही हो जाएगा। व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? तो बुद्धिमत्ता जो होती है वो विशिष्ट बुद्धि पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्न प्रकारों में से किस पर निर्भर है? विशिष्ट बुद्धि पर, सामान्य बुद्धि पर, दोनों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विशिष्ट बुद्धि। व्यक्ति की विशेष योग्यता बुद्धि के निम्न प्रकारों में से किस पर निर्भर है? तो विशिष्ट बुद्धि। दोनों विकास पर आनुवांशिकता का प्रभाव जानने के लिए कौन कौन से अध्ययन किए हैं? पैतृक, प्रजातीय, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16। तो ऑप्शन सी वाले भैया एकदम सही हो जाएंगे, दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस प्रजाति में बुद्धि अधिक मिलती है? पीली प्रजाति, काली प्रजाति, नीली प्रजाति या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से किस वंश के अध्ययन में निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई? ज्यूक्स परिवार में, कालिकाक वंश में, एडवर्ड्स वंश में या उपरोक्त सभी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 18। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, उनका एकदम सही हो जाएगा, ज्यूकस परिवार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भैया, देखो जरा। कह रहे हैं कि निम्न में से किन परिवारों के अध्ययन से बुद्धि आनुवंशिक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ भाई फटाफट से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। निम्न में से किस वंश के अध्ययन से निम्न बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई। कालिकाक वंश, एडवर्ड वंश, ड्यूकस परिवार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूकस परिवार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलो। 21 क्या कह रहे हैं भैया कि निम्न में से किस वंश के अध्ययन से उच्च बुद्धि की आनुवंशिकता स्थापित हुई। एडवर्ड्स वंश, ड्यूकस वंश, कालिकाक वंश या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ भाई। तो ऑप्शन ए जो बच्चा कह रहा है भैया, उनका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ओके नेक्स्ट। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। पास पड़ोस का प्रभाव, परिवार का वातावरण, स्कूल का वातावरण या फिर सांस्कृतिक वातावरण। बौद्धिक विकास की बात की गई यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, परिवार के वातावरण पर। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया था बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। कैसा आपका घर का, परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्कूल के वातावरण में निम्न में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अनुशासन पर, पाठ्यक्रमोत्तर कार्यक्रम पर, पाठ्यक्रम पर या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। तो स्कूल के वातावरण में पाठ्यक्रम जो है बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है या उसका पड़ता है, किसका, पाठ्यक्रम का। ठीक है, डी वाले जो है वो गलत हो जाएंगे, हर जगह डी नहीं सही होता है ना। नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण की दिशा में पहला ठोस निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने उठाया। फ्रांसिस गाल्टन ने, एबिंगहास ने, कैटल ने या फिर अल्फ्रेड बिने ने। क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है आपका, बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्न में से कौन सा था। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है अपना, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो गलत नहीं करिएगा। बिने साइमन परीक्षण, वर्ट लंदन रिवीजन, टर्मन स्टैनफोर्ड रिवीजन या फिर टर्मन मैरन स्केल, है ना। क्वेश्चन नंबर 25। तो भैया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो बच्चा कह रहा है उसका एकदम सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 26, भारतीय परिस्थितियों में विनय परीक्षण का विनय का पहला प्रमाणीकरण निम्न में से किसने दिया। डॉक्टर जलोटा ने, चंद्रमोहन भाटिया ने, सी हर्बर्ट राइस ने या फिर जे मनरी ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी चंद्रमोहन भाटिया होगा कि ए होगा कि सी होगा, जल्दी बताओ भाई। जो बिल्कुल सी कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा भैया, सी हर्बर्ट राइस ने दिया था। ठीक, ऑप्शन सी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए निम्न में से कौन से परीक्षणों का प्रयोग किए जाते हैं। आवाचिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक बुद्धि परीक्षण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, वाचिक बुद्धि परीक्षण जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 बताओ, वे पढ़े लिखे व्यक्तियों के बुद्धि परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं। आवाचिक बुद्धि परीक्षण, वाचिक बुद्धि परीक्षण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न संख्या 28 बताओ।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ए जो बच्चे कह रहे हैं आवाचिक बुद्धि परीक्षण, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं जरा। मेरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण निम्न में से किस वर्ग की परीक्षा में काम आते हैं? किशोर, वयस्क, वृद्ध या फिर बालक? क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, बालक। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? बालक एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, आकार फलक परीक्षण निम्न में से किसने बनाए हैं? विनय साइमन ने, मेरिल और पामर ने, सेगुइन और गोडार्ड में, वेस्लर और वैल्यू ने? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं। नेक्स्ट 31 बताइए। इनमें से किसका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है? अभियोग्यता का, पराधीनता का, मित्रता का या सफलता का? क्वेश्चन नंबर 31 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। किसके लिए बालकों की अभिनेता को जानना बहुत आवश्यक है? अपर कार्यकर्ता, परामर्श कार्यकर्ता, निर्देशन कार्यकर्ता और उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 32 बताओ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निर्देशन कार्यकर्ता। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। किन परीक्षणों के आधार पर ही बालक का भावी कार्यक्रम निर्भर होता है? समायोजित, व्यवसायिक, अभियोग्यता या फिर सामाजिक? क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। क्या कहा? क्या कहा हमने आपसे भी कि आप क्या देखेंगे? ऑप्शन सी आपका सही जा रहा है, यानी कि अभियोग्यता। ठीक है। बालक की अभियोग्यताओं के द्वारा किसको बालक के व्यवसाय क्षेत्र या रोजगार में भी सफलता क्या करनी चाहिए? या असफलता संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? मित्र, परिवार, अध्यापक या फिर कर्मचारी? प्रश्न संख्या 34 बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अध्यापक। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। अभियोग्यता एवं वर्तमान स्थिति है जो इस प्रकार के संकेत करती है, वो भविष्य, भूत है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, 35 बताइए। कहाँ बेचारा 5 साल का बच्चा, उसको 2 साल का बनाए दे रहे ना। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए जो बच्चा कह रहा है भैया उनका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो बच्चा कह रहा है उनका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलो। ठीक, अभियोग्यता एक वर्तमान स्थिति है जो किसी संकेत की ओर क्या करती है? भविष्य करती है, भविष्य की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 36 बताओ। निम्न में से कौन सा तथ्य बालक की योग्यता, अभियोग्यता और रुचि कहलाता है? आज परीक्षा का दिन है, श्री राम जयंती मनाई गई, वह बालकों को जन्मजात वक्ता जानता है, बालकों की ऊंची आवाज है। क्वेश्चन नंबर 36 है। यहाँ पर आपको वर्तनी अशुद्धि का ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी जो बच्चा कह रहा है उनका एकदम सही हो जाएगा कि भैया वो बालक को जन्मजात वक्ता है। क्वेश्चन नंबर 37, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ये परिभाषा किसकी है? ट्रेक्सलर की, जोन्स की, मेरिल की या फिर हार्डी के? क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 है। अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। ठीक, ये परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन नंबर 37, ये परिभाषा है आपकी ट्रेक्सलर की। वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं और उसकी ओर संकेत करता है।
जो ट्रैक होता है वो क्या करता है, संकेत करते हैं ना, दाएं से बाएं जाना है कि बाएं से दाएं। ठीक, तो ऐसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलो। किसने लिखा है कि भैया अभियोग्यता व्यक्ति की दशा, गुण या गुणों का संग्रह है? बर्न ने कहा, थॉर्नडाइक ने कहा, ट्रैक्सलर ने कहा, मेरिल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन सी जो बच्चा कह रहा है भैया उनका एकदम सही हो जाएगा, ट्रैक्सलर। नेक्स्ट, अभियोग्यता के मापने पर वाले परीक्षणों को मुख्य रूप से कितने प्रकार से समझाया विभाजित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 39 बताओ। जो बच्चे कह रहे हो ऑप्शन बी उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अभियोग्यता परीक्षण का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ। निम्नलिखित में से कौन अभियोग्यता परीक्षण पर प्रकार नहीं करेगा? अंतरदर्शन परीक्षण, कारक विश्लेषण, विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोग्यता या फिर न्यायिक परीक्षा? क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बताइए। यस, तो 40 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या था? डी। और 41 का क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक, तो किस प्रकार से अभियोग्यता परीक्षण कला, संगीत, क्लर्की, मैकेनिकल आदि व्यवसायिक क्षेत्रों से संबंधित है? तो विशेष क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक, तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 42 बताइए। किस प्रकार का परीक्षण व्यक्ति की प्रधान योग्यताओं का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कारक विश्लेषण का, विस्तृत विश्लेषण का, सूक्ष्म विश्लेषण का या फिर सीधे विश्लेषण का? प्रश्न संख्या 22 बताइए। सॉरी 42। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, आपको पता है आप 30 सेकंड में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो अगर ऐसी स्पीड रही तो बहुत बढ़िया भाई। तो 42 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका। कारक विश्लेषण का परीक्षण व्यक्ति की प्रधान योग्यताओं का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 है। किस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बैटरी परीक्षण पढ़ाए जाते हैं? बताइए भाई। कारक विश्लेषण ऑप्शन बी है आपका भैया, अंतर्दर्शन परीक्षण, सोशल परीक्षण या फिर विशेष क्षेत्र वाला परीक्षण? क्वेश्चन नंबर 43 बताओ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो बच्चा कह रहा है भाई। प्रश्न संख्या 44 देखिए। दस्तकारी से संबंधित कार्यों में किसकी जरूरत होती है? हाथ की मांसपेशियों की तेज गति, हाथ और भुजाओं के तालमेल की, ए और बी दोनों की, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 44 बताइए। एक बार फटाफट से सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल करना नहीं भूलिएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 45 बताओ भाई। दस्तकारी से संबंधित मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता है? क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो एक बार नहीं पे विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, है ना? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दस्तकारी से संबंधित मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45। 44 का आंसर देखो, आंसर तो मैं बताऊंगी लेकिन दोनों का एक साथ 45 का आंसर कर दो उसके बाद, है ना? और एक बार सेशन को लाइक भी कर दो भाई। कैसी लग रही है क्लास? जोश के साथ नहीं है क्या? हम जोश जाए थोड़ा सा, बोलो। देखो, जोश तो भैया तभी आता है जब बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे छोटे से बच्चे कम कम रहेंगे तो कैसे जोश आएगा बताओ भाई? बोलो। एक तो मैराथन क्लास चल रही है, ऊपर से इतने कम बच्चे हैं, तो कैसे जोश आएगा मैम के अंदर बताओ भाई? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 44 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों।
और क्वेश्चन नंबर 45 का जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी सोच विचार परीक्षण, दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बताओ भाई, छोटे छोटे विभिन्न पुर्जों के उठाने को किस परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे? प्रश्न संख्या 46 बताइए। ऑप्शन ए अंगुली दक्षता। क्वेश्चन नंबर 47 किस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति को मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ना, समझिएगा बात को, जोड़ना पड़ता है? मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण, स्टैनक्विस्ट को जोड़ने से संबंधित, या फिर अंगुली दक्षता परीक्षण, या फिर ब्लॉक परीक्षण? क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। प्रश्न संख्या 47। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, स्टैनक्विस्ट का जोड़ने से संबंधित परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, निम्नलिखित में से किस परीक्षण को कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है? मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण, अंतरदर्शन परीक्षण, विस्तार संबंधी परीक्षण, या फिर चिमटी कुशलता परीक्षण? प्रश्न संख्या 48। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, किस परीक्षण का प्रयोग पदार्थों के आकार, रूप तथा अंतर बनाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49। प्रश्न संख्या 49। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं मिनेसोटा विस्तार संबंधी परीक्षण। नेक्स्ट चलेंगे प्रश्न संख्या 50। आपका पूरे 150 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। निम्नलिखित में से किसी परीक्षण का प्रयोग ड्राफ्ट्समैन एवं उच्च तकनीकी से संबंधित व्यवसाय में परीक्षण देने के लिए किया जाता है? जॉनसन तथा कॉर्नर्स का ब्लॉक परीक्षण, यांत्रिक परीक्षण, मिनेसोटा परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 50। ऑप्शन ए। देखो एक बात बताएं, आप लोगों का जो नया सिलेबस आया है उसमें परीक्षणों वाला टॉपिक काट दिया गया, यानी कि नए सिलेबस के हिसाब से हटा दिया गया। हालांकि जो आपके ये परीक्षण वाले आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये मैंने आपको थ्योरी में तो पढ़ाया नहीं है ना, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो गलत हो रहा है तो चिंता नहीं करो, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो फिर मैम आप पढ़ा क्यों नहीं? हमने कहा इजी नोट में गिवन है इसलिए पढ़ा दे रहे हैं आपको, है ना। बाकी जहाँ तक हमको पता है, जहाँ तक हमने सिलेबस का एनालिसिस किया है, एक बार आप लोग भी अपने एंड से एनालिसिस करिएगा और बताइएगा क्या ये टॉपिक है आपके सिलेबस में। अगर है तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, वैसे है नहीं हमारी समझ से ना। एक बार आप लोग भी चेक करके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। संगीत से संबंधित अभियोग्यता के बारे में जानकारी व्यक्ति किन गुणों की उपस्थिति में नहीं होती है? यांत्रिक पक्ष, चित्रांकन का पक्ष, व्याख्यात्मक पक्ष, या फिर सामाजिक पक्ष? प्रश्न संख्या 51 बताइए। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सामाजिक पक्ष। ठीक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 बताओ, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किसी साज को बजाने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कार्यकलापों का ज्ञान आता है? यांत्रिक पक्ष, चित्रांकन का पक्ष, व्याख्यात्मक पक्ष, या फिर अंतर पक्ष? क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यांत्रिक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए, किस पक्ष के अंतर्गत कई प्रकार के विशेष अक्षरों की खोज आती है? व्याख्यात्मक पक्ष की, यांत्रिक पक्ष के, चित्रांकन का पक्ष, या फिर संगीतक पक्ष? क्वेश्चन नंबर 53 बताओ जरा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं भैया चित्रांकन का पक्ष, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 बताओ, मधुर, लय, स्वर, ताल तथा एक रूपता से संबंधित सहज आनंद किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं? व्याख्यात्मक पक्ष, चित्रांकन का पक्ष, यांत्रिक पक्ष, या फिर सोशल पक्ष? प्रश्न संख्या 54। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा भैया, जो बच्चे कह रहे हैं व्याख्यात्मक पक्ष, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे है, शोर संगीतक परीक्षण बनाने का श्रेय किसको जाता है? विल्सर को, केल्सन को, सीशोर को, या फिर विंग को? क्वेश्चन नंबर 55। तो नाम से ही पता चल रहा है कि मैम सीशोर संगीतक परीक्षण की बात की, तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीशोर। ठीक, तो सी एकदम सही हो जाएगा आपका। विंग का प्रमापीकृत संगीतक बुद्धि परीक्षण किस देश में होता है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में? क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं इंग्लैंड, उनका एकदम सही हो जाएगा कि विंग का प्रमापीकृत संगीतक बुद्धि परीक्षण किस देश में होता है? तो इंग्लैंड में होता है। शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण किस वर्ष हुआ था? सन 1970 में, सन 1972 में, सन 1980 में, या फिर सन 1982 में? प्रश्न संख्या 57 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 57 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा 1972। ठीक है। शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1972। क्वेश्चन नंबर 58 है, रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटेरेस्ट, मेजरमेंट। 58 रुचि को पूछा गया। तो यहाँ पर आप क्या देंगे? ऑप्शन रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 58। ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं भैया उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बताओ भाई। रुचि किसी भी अनुभव में लीन होने तथा उसे चालू रखने की प्रवृत्ति है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दिया? रूमेल ने, गेज ने, क्रो ने या विंगम ने? तो 59 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं विंगम ने, उनका एकदम सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 बताओ। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति लगाव पैदा करती है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ड्रेवर के द्वारा, क्रो के द्वारा, स्ट्रॉन्ग के द्वारा या फिर रेमर्स के द्वारा? 60 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी क्रो के द्वारा। 61 बताओ। सुपर ने रुचि को कितने प्रकार में विभक्त किया है? 3 प्रकार में, 4 प्रकार में, 2 प्रकार में या फिर 5 प्रकार में? प्रश्न संख्या 61। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी 2 प्रकार में, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 बताओ। हाल तथा मैकलिन ने रुचियों को कितने प्रकार बताएं? इंटरेस्ट के कितने टाइप्स बताएं? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, 3 बताएं। ठीक, देखो ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लो, प्रैक्टिस गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिएगा कि रीजन नोट्स में दे दिया है तो ये पुराने के हिसाब से दे दिया है शायद इन्होंने, ये आपके सिलेबस में है नहीं। एक बार आप लोग चेक करिएगा अपने कॉलेज में जो भी आपके इस विषय के अध्यापक या अध्यापिका हैं उनसे भी कंसल्ट करिएगा ज़रूर, और आपके पास डिटेल्ड सिलेबस है, आप लोग खुद से भी एक बार एनालिसिस करो, है ना। ठीक है, ये बताओ रुचियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? फटाफट से बताओ, मुख्य रूप से पूछा गया है। तो भैया रुचियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4। कितने हैं भैया? 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 64। जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 बताओ। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, परीक्षित रुचियां कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? परीक्षित रुचियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बताओ। रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष होता है, ये बात किस विद्वान द्वारा परिभाषित की गई है? रेमर्स के द्वारा, ड्रेवर के द्वारा, स्टैंग के द्वारा या फिर रूमेल के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 65। तो यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष होता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ड्राइवर। क्या हो जाएगा भैया? ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 66 बताओ। रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट से या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका रुचि शब्द है इसकी जो लैटिन भाषा में उत्पत्ति हुई है वो आपकी इंटरेस्ट शब्द से हुई। किससे हुई? इंटरेस्ट से। वेरी गुड, ऑप्शन बी वालों का सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 67 बताओ। रुचि किस प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है? ये परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई? क्वेश्चन नंबर 67। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा आपका, ड्रेवर के द्वारा। जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? प्रदर्शित रुचियां, अभिव्यक्ति रुचियां, परीक्षित रुचियां या फिर रुचि अनुसूची? क्वेश्चन नंबर 68। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, परीक्षित रुचियां। क्या हो जाएगा भैया? परीक्षित रुचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 बताओ। रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्ययन किस सन में हुआ? 1920 में, 1914 में, 1918 में, 1919 में? क्वेश्चन नंबर 69।
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं 1918 में, उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बताओ, इंजीनियरों तथा सामाजिक एवं यांत्रिक रुचियों को मापने के लिए महत्वपूर्ण रुचि प्रपत्र का निर्माण किस सन में किया गया है? 1921 में, 1920 में, 1919 में, 1922 में। क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, 1921 में। नेक्स्ट है, वर्नर रे चौधरी रुचि परीक्षण का निर्माण किस सन में किया गया? 1957 में, 1857 में, 1757 में, 1982 में। क्वेश्चन नंबर 71। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 72 बताइए, 1957 में व्यावसायिक रुचि प्रपत्र तथा शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण तथा मानकीकरण किसने किया? डी सिंह ने, के आर चौधरी ने, ए के बंसल ने, डी एन श्रीवास्तव तथा वीपी बंसल ने। क्वेश्चन नंबर 72। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एन श्रीवास्तव तथा वीपी बंसल जी ने। कूडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कुल कितने पद हैं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 168। झिंगरन ओझा रुचि सूची में कुल कितने प्रश्न है? 200, 400, 700 या 800? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 400। नेक्स्ट, क्लीटन की व्यावसायिक रुचि सूची में कुल कितने पद हैं? 720, 520, 620 या फिर 820? प्रश्न संख्या 75। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा भैया, 620। नेक्स्ट, रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उसे आकर्षित होते हैं या संतुष्टि प्राप्त करते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा की गई? तो आपका गिलफोर्ड के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। स्टीवार्ड तथा ब्रोनार्ड की विशिष्ट रुचि सूची में कितने प्रारूप शामिल है? 3, 2, 4 या फिर 5? क्वेश्चन नंबर 77 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट 78 बताओ भाई, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की मात्रा ही अभिवृत्ति है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जेम्स ड्रेवर के द्वारा, थर्स्टन के द्वारा, रैमर्स के द्वारा या फ्रीमैन के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 78। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी, थर्स्टन। अभिवृत्ति विचार, रुचि या उद्देश्य प्रकट करने का अधिक या कम स्थिर समूह है जिसमें निश्चित प्रकार के अनुभव में निहित होने की संभावना है और उचित अनुक्रिया की तत्परता रहती है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई? फ्रीमैन के द्वारा, गेज के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा या थर्स्टन के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, जेम्स ड्रेवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 बताइए, सन 1927 में किसने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य प्रारंभ किया? फ्रीमैन ने, रूमेल ने, गेज ने, थर्स्टन ने? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं भैया, लेकिन 80 का तो पहले बताओ भाई। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ठीक, थर्स्टन ने। अब 81 का आपको क्या हो जाएगा? ए देखो भैया, अभिवृत्ति अनुभवों के माध्यम से व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रवृत्ति है, नकारात्मक या सकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति अनुक्रिया करती है। उपरोक्त परिभाषा किसके? तो भैया रैमर्स, रूमेल तथा गेज की है। एक बात बताएं, आप लोग शेयर कर दीजिए भाई एक बार, है ना, फटाफट से चुपचाप क्लास लो, क्योंकि आपको चरित्र से मतलब नहीं होना चाहिए। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो, ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी जी, है ना, जीवन में। जैसे सबसे पहले तो आपको सीटेट भी पढ़ना पड़ रहा होगा, है ना। तो अभिवृत्ति, जो व्यक्ति
घटना वस्तु विचार के प्रति व्यक्त की जाती है उसे कौन सी अभिवृत्ति कहते हैं? सकारात्मक, विशिष्ट अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन बी। जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। 83 बताइए। अभिवृत्ति जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से प्रकट की जाती है उसे कौन सी अभिवृत्ति कहते हैं? प्रश्न संख्या 83। तो उसे सामान्य अभिवृत्ति कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट 84 बताइए। जिस विधि में किसी बात से अन्य व्यक्ति, घटना, विचार, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न पूछकर अभिवृत्ति की जाती है उसे कौन सी विधि कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि, प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि, ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 85 बताओ। व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किस विधि में किया जाता है? तुलनात्मक विधि में, विभेदकारिता विधि में, प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में, या फिर योग निर्धारण विधि में। क्वेश्चन नंबर 85। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जो बच्चे कह रहे हैं प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि, उनका एकदम सही हो जाएगा। व्यवहारिक विधियां कितनी हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर 86। व्यवहारिक विधियां कितनी हैं? 1, 2, 3 या फिर 4, बताइए। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 बताओ भैया। युग्म तुलनात्मक विधि का विकास किसने किया था? सन 1927 में थर्स्टन ने किया, 1926 ईस्वी में फ्रीमैन ने किया, 1920 में कूडर ने किया, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 87 बताइए। तो आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1927 में थर्स्टन ने किया। 88 बताओ भाई। समान उपस्थिति अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया? थर्स्टन ने, चेव ने, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 88। तो ऑप्शन सी वाले भैया एकदम सही हो जाएंगे, थर्स्टन और चेव ने किया। 89 बताओ। कौन सी विधि सहमति या असहमति 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मान पर पूछी जाती है? युग्म तुलनात्मक विधि, प्रश्न अवलोकन विधि, समान उपस्थित अंतराल विधि, या फिर अवलोकन विधि। क्वेश्चन नंबर 89 बताइए। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? सी। जो बच्चे कह रहे हैं समान उपस्थित अंतराल विधि, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? लिकर्ट ने, थर्स्टन ने, चेव ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 बताओ। तो योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन लिकर्ट ने किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 बताओ। योग निर्धारण विधि में निर्धारण मान के 11 बिंदुओं के स्थान पर कितने बिंदु रखे जाते हैं? 3, 4, 5 या फिर 7। क्वेश्चन नंबर 91 बताओ। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? लिकर्ट है, हेक है, किल्पैट्रिक है, या गटरमैन है। क्वेश्चन नंबर 92। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा आपका, गटमैन। ठीक, स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है आपके? गटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 बताइए। विभेदकारिता विधि के प्रतिपादन किस सन में हुआ? 1947, 44, 42 या फिर 48। क्वेश्चन नंबर 93 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का ऑप्शन डी। जो बच्चे कह रहे हैं 1948, उनका एकदम सही हो जाएगा। 94 बताइए। विभेदकारिता विधि के प्रतिपादक कौन है आपके?
किलपैट्रिक तथा एडवर्ड्स, ओसगुड, थर्स्टन या फिर लिकर्ट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम से हो जाएगा किलपैट्रिक तथा एडवर्ड्स। 95 बताइए, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चेव ने, थर्स्टन ने, हेक ने या फिर रोज गुड ने? बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, चेव ने। गिलफोर्ड किस विधि को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं? विभेदकारिता विधि को, क्रमबद्ध अंतर विधि को, योग निर्धारण विधि को या फिर स्केलोग्राम विधि को? बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन डी, स्केलोग्राम विधि को। 97 बताइए, किस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है? प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में, युग्म तुलनात्मक विधि में, उपरोक्त में से कोई नहीं, या प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि में? क्वेश्चन नंबर 97 बताइए। तो 97 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, युग्म तुलनात्मक विधि में। 98 नंबर क्वेश्चन, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा का शब्द है? बताइए। अंग्रेजी का, लैटिन का, हिंदी का या फिर जर्मन का? तो ऑप्शन ए एकदम आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 बताओ। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ये परिभाषा किसने दी? ऑलपोर्ट ने, बीजन्स ने, डेसिल ने या फिर ड्रेवर ने? क्वेश्चन नंबर 99। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन सी, ठीक, डेसिल। क्वेश्चन नंबर 98, 9 के बाद में आप 100 बताइए। व्यक्तित्व कहा गया है, क्या कहा गया है? गत्यात्मक संगठन कहा गया, स्थिर संगठन कहा गया, दोनों कहा गया, या इनमें से कोई नहीं? 100। पर्सनैलिटी को क्या कहा गया है? देखिए भाई, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है 99। व्यक्तित्व व्यक्ति की संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ये परिभाषा आपकी किसने दी थी? तो आपको बता दिया हमने ऑलरेडी। अब यहाँ पर पूछा गया था कि व्यक्तित्व भैया को क्या कहा गया? गत्यात्मक संगठन, स्थिर संगठन या फिर उपरोक्त दोनों? तो ए सही होगा, ना कि सी। ठीक है, तो 100 का ए एकदम सही होगा। 101 की तरफ चलो। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीके, रुचियों, दृष्टिकोण तथा विशेषताओं का संगठन है। ये किसकी परिभाषा है आपकी? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, मन की। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुण का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। ये बात किसने कही? अल्पोर्ट ने, वुडवर्थ ने, पावलव ने या मन ने? तो 102 क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अल्पोर्ट ने कहा व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो जैविक या आनुवांशिक, पर्यावरणीय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 103 बताइए। तो भैया ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं उपर्युक्त दोनों।
ठीक है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और जैविक या आनुवंशिक दोनों कारक होते हैं। आनुवंशिक कारक इनमें से कौन सा भैया बताओ? तंत्रिका तंत्र, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां या ये सभी? ये आपके सिलेबस में है तो बहुत अच्छे से करिएगा बेटा, है ना। तो बेटा ये जो सभी है ना आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हो, चाहे तंत्रिका तंत्र हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, ये सब आपके कैसे होते हैं? जेनेटिकल, एक कह सकते हैं हम, एलिमेंट्स होते हैं, आनुवंशिक कारक होते हैं। व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? आकार, प्रकार, अभिवृत्तियां, संवेदना या योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि एक बार फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने पीजी पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो कर लीजिएगा, है ना। आगे के सेमेस्टर की तैयारी भी करने के लिए एकदम रेडी रहिए। तो 105 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आकार और प्रकार। क्वेश्चन नंबर 106 बताइए, व्यक्तित्व के निम्नलिखित लक्षणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है आपका? योग्यता, लाक्षणिक संकलन, सामर्थ्य या अभिवृत्तियां। क्वेश्चन नंबर 106, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा भैया, लाक्षणिक संकलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 बताओ, व्यक्तित्व के सील गुण का सर्वोत्तम अर्थ क्या है? लक्षण है, आयाम है, व्यवहार शैली है या फिर गुण है? क्वेश्चन नंबर 107 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, व्यवहार शैली। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 108 बताओ, व्यक्तित्व के सील गुणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता क्या है? सापेक्षता, एकरूपता, परिवर्तनशीलता या फिर समायोजनशीलता। प्रश्न संख्या 108। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, समायोजनशीलता। क्वेश्चन नंबर 109 बताइए, व्यक्तित्व के सील गुणों की प्रकृति निम्न में से क्या है? विशिष्टता, सामान्य, स्वतंत्र या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 109। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ये सभी। व्यक्ति के सील गुणों की प्रकृति क्या क्या है भैया? विशिष्टता, सामान्य और स्वतंत्र। 110 बताओ भैया जरा, व्यक्तित्व की प्रसन्न चित्तता कौन सा सील गुण दिखाती है? उदासी, प्रफुल्लता, स्थिरता, अस्थिरता, ईमानदारी, बेईमानी या फिर प्रसक्ति, अप्रसक्ति? बताइए। जैसा कि आपने देखा कि क्या हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 108 का, अभी आपने देखा ऑप्शन डी, समायोजनशीलता भैया व्यक्तित्व के सील गुणों की सर्वश्रेष्ठ विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, व्यक्तित्व के सील गुणों की प्रकृति निम्न में से क्या है? विशिष्टता, सामान्य, स्वतंत्र या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगी बताइए? 109 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक, डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 110 बताओ, व्यक्तित्व की प्रसन्न चित्तता कौन सा सील गुण दिखाती है? ये हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था, है ना। तो भैया ऑप्शन ए एकदम से हो जाएगा, उदासी और प्रफुल्लता। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है आपका? संगठित चरित्र व्यक्तित्व के निम्नलिखित शील गुणों में से किसका परिचायक है? ईमानदारी, बेईमानी, उदासी, प्रफुल्लता, स्थिरता, अस्थिरता या फिर प्रसक्ति, अप्रसक्ति? प्रश्न संख्या 111। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा भैया? फटाफट से बताओ। सी एकदम सही हो जाएगा, स्थिरता, अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 112 बताओ, आत्मरोपण का शील गुण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दिखाता है? आत्मविश्वास, स्वावलंबन, स्वतंत्र भाव या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 112 बताइए। तो 112 का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक। और 111 का आपका क्या हो जाएगा भैया? प्रसक्ति, अप्रसक्ति, है ना। आत्मरोपण का सील गुण निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दिखाते हैं? तो चाहे स्वतंत्र भाव हो, स्वावलंबन हो, आत्मविश्वास हो, ये सब एकदम सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, सील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? सील गुण पर, उत्तेजना अनुक्रिया पर, व्यक्तित्व प्रकार पर या फिर क्षेत्र पर? प्रश्न संख्या 113 बताओ।
तो ऑप्शन ए वाले भैया एकदम सही है। सीलगुड़ सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व सीलगुड़ पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 114 बताओ, प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? सीलगुड़ पर, उत्तेजना, अनुक्रिया, व्यक्तित्व, प्रकार, क्षेत्र। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा भैया, व्यक्तित्व प्रकार वाले। क्वेश्चन नंबर 115 बताइए, व्यक्तित्व का प्रकार उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्रस्मर ने, कैटल ने, क्रस्मर ने, कोटलेवन ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। व्यक्तित्व की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत गुथरी ने प्रतिपादित किया। व्यक्तित्व के सीलगुड़ सिद्धांत को किसने दिया? गुथरी ने, कैटल ने, क्रस्मर ने या कोटलेवन ने? तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बी, कैटल ने। ठीक, व्यक्तित्व के सीलगुड़ सिद्धांत को किसने दिया? कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 117 बताइए, व्यक्तित्व का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रस्मर ने, डेविस ने, पावलव ने, कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 117 बताओ। ऑप्शन ए, क्रस्मर। व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत किसका है? कैटल का, क्रस्मर का, वुडवर्थ का, कोटलेवन का? कोटलेवन का। व्यक्तित्व का सीलगुड़ सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? आवरण दृष्टिकोण, तात्विक दृष्टिकोण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 119 बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, उपरोक्त दोनों। वास्तविक सीलगुड़ सिद्धांत कौन सा है? आवरण दृष्टिकोण, उपरोक्त दोनों यानी कि तात्विक दृष्टिकोण, या इनमें से कोई नहीं। 120। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, तात्विक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 121 बताओ, कोटलेवन व आलपोर्ट ने व्यक्तित्व सीलगुड़ किस प्रकार के माने हैं? जनन प्रकार, ज्ञान प्रकार, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 121 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं उपरोक्त दोनों, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है आपका, कैटल ने जनन प्रकार के सीलगुणों को क्या कहा है? सतही सीलगुड़, स्रोत सीलगुड़, ज्ञान सीलगुड़ या सामान्य सीलगुड़? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, सतही सीलगुड़ कहा है। क्वेश्चन नंबर 123 बताओ भैया, कैटल ने ज्ञान प्रकार के सीलगुड़ को क्या कहा है? 123। देखो भैया, यहाँ पर था कैटल ने जनन प्रकार के सीलगुड़ों को क्या है, यहाँ पर पूछा गया कैटल ने ज्ञान प्रकार के सीलगुड़ों को क्या कहा है। तो देखो, यदि आपसे जनन पूछा जाएगा तो आप सतही सीलगुड़ बताएंगे, लेकिन यदि ज्ञान प्रकार के सीलगुड़ पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन बी, स्रोत सीलगुड़ बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 124,
कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के सीलगुण किस प्रकार के होते हैं? सामान्य, विशिष्ट, उपरोक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 बताओ। ऑप्शन सी सामान्य और विशिष्ट दोनों। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप उपस्थित किए हैं? शेल्डन, क्रेशमर, टर्मैन या फिर यूंग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, क्रेशमर। क्वेश्चन नंबर 126 बताओ। निम्नलिखित में से किसने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताएं? शेल्डन, टर्मैन, क्रेशमर या यूंग? क्वेश्चन नंबर 126। ऑप्शन ए शेल्डन एकदम सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 बताओ। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक आकार प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व प्रारूप बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 127। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, वार्नर। क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। रोजगार सूचनाएं संकलन करने की अप्रमाणीकृत विधियां कौन सी हैं? आत्मकथा, निर्धारक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 128। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है? प्रवणता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण या फिर ये सभी? एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, है ना। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से आप वहाँ चाहें तो वहाँ पर भी हमें संदेश प्रेषित कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा पीजी पॉइंट के नाम से, वहाँ जुड़ सकते हैं। ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रेफरल कोड में आप पीजी पॉइंट डाल सकते हैं। तो 129 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। एकल अध्ययन यानी केस स्टडी का उद्देश्य होता है निदान करना, उपचार या सुधार करना, गहन जानकारी करना या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 130 बताओ। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 131 बताओ भैया। बोगार्डस ने मनोवृत्तियों के प्रकार बताए हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? 2, 4, 3 या फिर 5? प्रश्न संख्या 131। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 138 बताओ। स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक रुचि परिसूची का प्रकाशन कब हुआ? 1920, 1921, 1927 या 1928? प्रश्न संख्या 132 बताइए। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा भैया, 1927। क्वेश्चन नंबर 133 बताइए। फ्राइड ने रुचि के 2 प्रकार बताए, कौन कौन से? आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ या फिर आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ या फिर प्रयोगात्मक और आत्मनिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 133। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 बताइए। सुपर के अनुसार रुचि के प्रकार है? 4, 8, 10 या फिर 11? तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ। ओके, वेरी गुड आंसर। आपने 133 का ए बताया, वेल डन। 134 का सुपर के अनुसार रुचि के प्रकार कितने हैं भैया? तो ऑप्शन ए 4 है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। ये परिभाषा किसने दी कि रुचि वह प्रवृत्ति है जो किसी अनुभव में लग जाती है तो उसमें निरंतर होती है ना। सुपर ने कही, गिलफर्ड ने कही, विंगम ने कही या फिर ट्रो ने कही? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, विंगम ने कही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 136 बताओ। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण है? व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 136। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका, प्रक्षेपी परीक्षण। 137 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है?
अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या रचनात्मक आकलन। क्वेश्चन नंबर 137। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। उसके बाद में क्या है भैया, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में किसने वर्गीकृत किया? फ्राइड ने, जुंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने। बताओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? बी, जुंग ने। नेक्स्ट, काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस कह सकते हैं चैप्टर। काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है आपके? ऑप्शन एकदम से हो जाएगा ब्लू तथा बैलेंस के। नेक्स्ट 140 देखिए, भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं 5 उप परीक्षण, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, लास्ट 13 12 क्वेश्चन हम कह सकते हैं बचे हुए हैं, तो बहुत जोरदार तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, निम्नलिखित में से किसको बुद्धि लब्धि से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया? औसत बुद्धि, बुद्धि मंद अधिगम करता या कला में रुचि वाले को? क्वेश्चन नंबर 141, जल्दी से आंसर करिए फटाफट से। ऑप्शन सी, एक बार जोर से शेयर कर दो भैया सबको, कला में रुचि वाले को। क्वेश्चन नंबर 142 बताओ, सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसने प्रयुक्त किया था? एल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड। फर्स्ट सेमेस्टर याद होगा तो आप ये कर सकते हो, सीडीपी का क्वेश्चन है आपका। और गलत नहीं करना ये क्वेश्चन, क्योंकि सीटेट के दृष्टिकोण से भी ये सब चीजें बहुत बेसिक है ना। 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने। 143 बताओ भैया, आईक्यू स्तरों में से शिक्षण योग्य समूह का आईक्यू चयनित कीजिए। 70 से 90, 50 से 70, 30 से 50 या फिर 50 से नीचे। 143। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा भैया, 50 से 70। आईक्यू स्तरों में से शिक्षण योग्य समूह का आईक्यू चयनित करना था आपको, तो 50 से 70 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब राम की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु दोनों का मान 10 वर्ष है ना, मतलब मानसिक आयु भी 10 है और वास्तविक आयु भी 10 है, तो उसकी बुद्धि का वर्ग होगा उच्च, औसत, औसत या फिर प्रतिभावान। बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 144, ऑप्शन सी, औसत। नेक्स्ट, मानक संदर्भित परीक्षणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं? ए है, ये मानक परीक्षण होता है। बी है, छात्रों के प्राप्तांक की व्याख्या दूसरों के साथ तुलना द्वारा की जाती है। सी है, परीक्षण राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होते हैं। डी है आपका, छात्रों की निष्पत्ति की तुलना स्थापित मानदंड के साथ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 145। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, छात्रों की निष्पत्ति की तुलना स्थापित मानदंड के साथ की जाती है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के लिए उत्तरदायी बिने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? बुद्धि लब्धि को, विकास लब्धि को, निष्पादन लब्धि को, मानसिक आयु। क्वेश्चन नंबर 146, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, मानसिक आयु को। केटल द्वारा बताए गए व्यक्तित्व विशेषकों यानी ट्रेड्स की संख्या कितनी है? 13, 16, 15 या फिर 14। ऑप्शन सी 16 है। एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया करेक्ट? बताओ। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 148। देखो भैया, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि मानसिक आयु बटे, समझिएगा बात को, वास्तविक आयु, ठीक, बराबर आपका क्या होता था? बुद्धि लब्धि। क्या होता था? बुद्धि लब्धि। ठीक, तो मानसिक आयु कितनी दी है भैया? 16 दी। अब इसी फार्मूले में रखेंगे, गुणे 100 यहाँ लगा लेना। ठीक, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 बराबर बुद्धि लब्धि होता था। ये हमने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था। ठीक है,
तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, देखो मानसिक आयु की जगह पे आप 16 रखेंगे, वास्तविक आयु बटे में लिखी जाती है तो 50 हो जाएगा, गुणे 100 बराबर आपका क्या आ जाएगा, IQ आ जाएगा यानी बुद्धि लब्धि। तो 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। तो ऑप्शन 148 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पठन क्षमता का, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 149, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, बुद्धि का। बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत कौन सा है, संक्रिया, विषय वस्तु, योग्यता, विषय वस्तु उत्पाद, संक्रिया, विषय वस्तु उत्पाद, या उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 150, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया आपका, थॉर्नडाइक ने, टर्मन ने, बिने ने, या फिर स्टर्न ने। बहुकारक सिद्धांत भैया 151 का करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक। अंतिम कह सकते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में है आप। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार बता दो। तो करना क्या क्या भैया, पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाना है। पीजी पॉइंट के ही नाम से आपका क्या है, एप्लीकेशन है, आपको वहां जुड़ जाना है। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम है, आप हमें वहां पर भी फॉलो करके संदेश प्रेषित कर सकते हैं। यदि कभी जीवन में PDF और इन सब से संबंधित दिक्कत है तो pg.100@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। 152 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार 3 होते हैं। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये कथन किसने कहा है आपका, तो क्वेश्चन करेक्ट का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्मन ने कहा है। किसने कहा है भैया, टर्मन ने कहा है। सेशन पसंद आया है तो लाइक करिएगा। और इसके बाद में अब हम लोग करेंगे आपके चैप्टर नंबर 11 जो आपका निर्देशन एवं परामर्श कार्मिक है, इससे संबंधित आपके MCQs। ठीक, तो देखिए अब हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, एक बार और बता दे रहे हैं कि इसी सब्जेक्ट का आपका PDF कोर्स लॉन्च हो चुका है जो आपका NEP 2020 पे बेस्ड है, जिसमें आपको 600 से 650 MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ हैंड रिटन यूनिट वाइज होगा प्रॉपर। उसके बाद में आपको 2018, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी भैया, 2018 से 21 के सारे पेपर मिलेंगे। 50 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी। क्या मिलेगा भैया, यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी। एक मॉडल पेपर भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। इतना कुछ आपको हमने PDF में दे रखा है। जिन बच्चों ने PDF नहीं लिया तो जा करके ले सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी, है ना। अगर कोई समस्या है तो आप हमको PG पॉइंट ऑफिशियल पे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। किस नाम से, PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। ये थी एक छोटी सी जानकारी। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा, है ना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फटाफट से लिख दीजिए अपनों के लिए। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।